जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों हम लोग कर रहे थे संधि, जिसमें से हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कर ली थी। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। जब मैंने आपको संधि करवाई थी शुरू में, जब मैंने उनका वर्ग बताया था, भेद बताया था, प्रकार बताए थे कि संधि को हम 3 प्रकार में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। मैंने तभी आपको बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो आज एक बार फिर हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो विसर्ग संधि है वो किन नियमों के अंतर्गत आती है या किन नियमों के अनुसार हम विसर्ग संधि को करते हैं। तो देखते हैं पहले कि जो विसर्ग संधि है वो क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो वर्णों की संधि करते हैं, उनका मेल करते हैं, उसमें जो पहला वर्ण है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ण एक लिया, शब्द मनहा धन रथ। जब मैंने आपको संधि करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ण में जो हमारा पहला वर्ण यदि स्वर है तो स्वर संधि, विसर्ग व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ण है वो क्या है, विसर्ग है। तो ये हमारी कौन सी संधि कहलाएगी, विसर्ग संधि। अब इस संधि को हम कैसे करते हैं, और जब मैं आगे आपको नियम करवाऊंगी तो मैं इसमें बताऊंगी कि हम जो संधि है वो किस आधार पर करते हैं। हालांकि जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। अब देखते हैं ये जो विसर्ग संधि है वो किन किन नियमों के अंतर्गत या उसकी जो संधि हम किस प्रकार से करते हैं। पहला नियम जानते हैं हम विसर्ग संधि का कि हम संधि किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए जो नियम विसर्ग संधि, उसका पहला नियम क्या कहता है। उसका पहला नियम कहता है कि अगर प्लस से पहले यानी धन से पहले विसर्ग है, विसर्ग तो होगा ही क्योंकि विसर्ग संधि है, और उस विसर्ग से भी पहले अगर आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए, और प्लस के बाद यानी धन के बाद घोष वर्ण आ जाए। घोष वर्ण आपको पता ही है, मैंने आपको जब वर्ग करवाए थे उसका वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा क्या कहलाता है, घोष वर्ण। उसके अलावा अंतस व्यंजन और हा और स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण। तो वो ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ है और क्या प्लस से पहले विसर्ग, प्लस से और विसर्ग से पहले भी आ, प्लस के बाद घोष वर्ण है, तो वो जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ओ में। क्या वो कहता है, अगर प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है और प्लस के बाद घोष वर्ण आ जाए कोई, तो वो जो विसर्ग है उसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ओ में। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण दे रखा है, यश धन ला। अब आप देखिए जो प्लस है, प्लस से पहले, यहाँ प्लस है, प्लस से पहले विसर्ग है, तो प्लस से पहले हमारा विसर्ग दे रखा है। अब वो कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, तो विसर्ग से पहले हमारा आ यहाँ पर छुपा हुआ है, शाम है, ये हो गया आ, प्लस दा क्या है हमारा, घोष वर्ण है, तो दा बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, ओ। तो विसर्ग हमारा किसमें परिवर्तित हो गया, ओ में। अब हम इसकी संधि करेंगे, तो संधि किस प्रकार से करेंगे, देखिए यश, अब ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, ओ में। क्यों, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद घोष वर्ण है, तो ये परिवर्तित हो गया हमारा ओ में। तो ये बन गया हमारा यशोदा। उसके बाद वो बोलता है, वही सेम चीज है, इसके मैंने 4 उदाहरण दिए हैं ताकि आपको ये थोड़ा ठीक से समझ में आए। इसके बाद देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ और प्लस के बाद धन के बाद हमारा घोष वर्ण है, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो विसर्ग परिवर्तित हो गया हमारा ओ में, विसर्ग की जगह क्या आ गई, ओ की मात्रा, तो ये हो गया हमारा तपोवन। इसी तरह से हम ये भी करेंगे। अब देखिए वही चीज, या हमारा क्या है, अंतस व्यंजन, या से पहले विसर्ग से पहले आ है, किसी परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो विसर्ग की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ओ, तो ये हो जाएगा हमारा मनोयोग। इसी तरह से हमारा मनहा धन रथ भी हो जाएगा, क्या, मनोरथ। क्यों, क्योंकि जो हमारा विसर्ग है उसके बाद हमारी जो दे रखी है, हमारा अंतस व्यंजन दे रखा है यानी घोष वर्ण दे रखा है, परिवर्तित हो गया ओ में, तो ये हो गया हमारा मनोरथ। ये था नियम नंबर 1 कि यदि विसर्ग से पहले आ है और प्लस के बाद घोष वर्ण है, तो जो विसर्ग है वो किससे परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। उसके बाद देखते हैं नियम नंबर 2 में वो क्या कह रहा है।
नियम नंबर 2 में वो कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ और आ, क्या आ और आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, यानी ई उ ए कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, और उसके बाद बड़ा आ उ औ आ जाए, और उसके बाद घोष वर्ण आ जाए, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा आ जाए, तब हमारा जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो ये हमारा विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा रा में। दूसरे नियम में वो बोलता है कि विसर्ग से पहले कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए सिवाय अ और आ के, और उसके बाद ये आ उ औ अंतस्थ व्यंजन और घोष वर्ण होंगे, तब ये जो हमारा विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रा में। देखिए उदाहरण में ये दे रखा है हमें प्लस, यहाँ दे रखा है हमें प्लस, प्लस से पहले क्या है? विसर्ग, प्लस से पहले क्या है? विसर्ग, धन से पहले विसर्ग है, और उससे पहले क्या है? स्वर ई है। उसने क्या बोला? सिर्फ आ नहीं होना चाहिए और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो। तो उसके अलावा कौन सा भिन्न स्वर है? ई, धन, आ। यहाँ पर नियम में बोल रखा है आ, प्लस के बाद अगर आ है, उ है, औ है, घोष वर्ण है, य ला व है, तो किसमें परिवर्तित होगा? रा में। तो ये अब हमारा परिवर्तित हुआ रा में। कर देते हैं, विसर्ग हटा देंगे, उसको किसमें परिवर्तित कर देंगे? रा में। अब देखिए ये जो रा है हमारा वो आधा है, पर जब हम संधि कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? आ, बड़ा आ। तो ये जो रा है इसको हम पूरा लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा निराशा। तो नी धन आशा हो गया हमारा संधि करने के बाद निराशा। उसके बाद नी धन, नी धन धन, नी प्लस धन। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, तो यहाँ पर ई प्लस धन क्या है? ये हमारा घोष वर्ण है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा आधा रा में परिवर्तित। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए रा तो यहाँ पर आधा था, तो उसको हमने पूरा लिख दिया क्योंकि उसके बाद आ था, उसके बाद यहाँ पर आ था, पर यहाँ पर आ नहीं दे रखा, सिर्फ ध दे रखा है, तो जो रा है वो आधा ही लिखा जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए आशीर्वाद, वही नियम है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले बड़ी ई, उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन, तो ये हो जाएगा हमारा आशीर्वाद इस तरह से। उसके बाद ये हमारा विसर्ग, विसर्ग से पहले उ, उसने क्या बोला? सिर्फ आ, और आ को छोड़ के कोई भी स्वर, तो उसके अलावा हमारे यहाँ बड़ी ई भी आया, छोटी ई भी आया और छोटा उ भी आया। तो उसके बाद आया हमारा घोष वर्ण, किससे परिवर्तित हो जाएगा? आधे रा में। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर दू धन जन, क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा दुर्जन। इस तरह से दूसरे नियम के अनुसार विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर हो, और उसके बाद प्लस के बाद कोई भी हमारा घोष वर्ण है, य ला व है, तब हमारा जो विसर्ग है वो किसमें? रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको देखो रा में परिवर्तित कर दिया है इस तरह से। अब आगे देखते हैं तीसरे नियम में। तीसरे नियम में वो क्या कहता है? तीसरे नियम में वो ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले स्वर आ जाए, अब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा स्वर बोला है, तो मतलब कोई सा भी स्वर, उसके बाद प्लस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए और प्लस के बाद यदि चा, चा, छा और शा आ जाए, तब हमारा जो विसर्ग है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। क्या? यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद यदि च, छ और शा आ रहा है, तो जो हमारा विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है नी धन छल। यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? छोटी ई, उसने बोला है कोई भी स्वर, दीर्घ हो या ह्रस्व स्वर। उसके बाद दे रखा है छा प्लस छा, यहाँ दे रखा है रूल में हमें छा, छा के बाद विसर्ग के बाद कोई भी इन तीनों में से कोई भी वर्ण हुआ, तो ये जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो विसर्ग है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ मिल गया है शा, शा कैसा? आधा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा निश्चल। इसमें दे रखा है दू धन चरित। अब देखिए विसर्ग से पहले दे रखा है छोटा उ, मतलब कोई भी स्वर दे रखा है, उसके बाद दे रखा है हमें चा, चा यहाँ रूल में दे रखा है चा, छा, शा में से कोई भी, तो यहाँ पर हमारा छा वाले रूल में आ गया था, चा नीचे वाले में आ रहा है शब्द में, तो हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये
शा में। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा दुश्चरित। इस तरह से नियम नंबर 3 में वो किसमें परिवर्तित कर रहा है, शा में। अब देखिए पहले उसमें उसने ओ में परिवर्तित करा है, दूसरे में उसने रा में परिवर्तित करा है, तीसरे में वो शा में परिवर्तित करा है उसने। अब देखिए हम ये जो विसर्ग है इसको हम 6 तरह से देखते हैं। कहीं कहीं पर ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित होगा, कहीं कहीं पर ये विसर्ग है शा में होगा, कहीं पर ये इस वाले षटकोण वाले शा में होगा, कहीं पर ये वाला विसर्ग सा में होगा, तो कहीं पर विसर्ग रा में होगा, तो कहीं पर विसर्ग ही रहेगा। तो वही चीजें हम देख रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से ये ओ में परिवर्तित हुआ है, फिर किस तरह से हमने देखा कि ये रा में परिवर्तित हुआ है, और एक हमने देखा ये शा में परिवर्तित हुआ है। अब हम देखेंगे किस तरह से ये इस वाले शा में परिवर्तित होगा। अब देखिए नियम नंबर 4 में क्या कहता है वो, नियम नंबर 4 में वो कहता है यदि विसर्ग से पहले हमें ई और ऊ प्राप्त है, यदि विसर्ग से पहले हमें ई और ऊ प्राप्त है और विसर्ग के बाद प्लस के बाद हमें का, खा, टा, ठा, पा, फा प्राप्त है, तो ये हमारा जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, शा में। क्या वो ये कह रहा है, देखिए पहले में तो सिर्फ आ बोला है, दूसरे में आ के अलावा कोई भी वर्ण हो, तीसरे में बोल रहा है वो कोई भी स्वर हो, चौथे में वो बोल रहा है सिर्फ ई और ऊ, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ है, तब हमारा जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, शा में। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है नी धन कपट, अब आप देख लीजिए विसर्ग से पहले ई दे रखा है, क्या, छोटी ई, उसके बाद का दे रखा है, रूल में बोल रहा है का, खा, इनमें से कोई भी होगा, तो जो हमारी विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, शा में। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या दे रखा है, का, और विसर्ग से पहले दे रखा है छोटी ई, तो ये जो विसर्ग है वो परिवर्तित किसमें हो जाएगा, हमारा शा में। तो कर देते हैं इसको, कौन से शा में, षटकोण वाले शा में। तो ये हो गया हमारा निष्कपट। इसी तरह से हमारा नी धन ठुर दे रखा है। अब देखिए विसर्ग से पहले ई है और प्लस के बाद क्या है हमारा ठा। देखिए प्लस से पहले हमारा विसर्ग से पहले ई है, प्लस से पहले विसर्ग से पहले ई है, प्लस के बाद ठा है, प्लस के बाद ठा है, तो ये विसर्ग हमारा परिवर्तित हो गया शा में। अब देखिए तो ये जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो गया हमारा शा में। तो जो हमें शब्द प्राप्त होगा संधि करने पे वो प्राप्त होगा हमें निष्ठुर, ये नियम नंबर 4 के अनुसार। अब देखिए नियम नंबर 5, नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7 में। देखिए नियम नंबर 5 में वो क्या कहता है, वो कहता है यदि प्लस से पहले विसर्ग है, यदि प्लस से पहले विसर्ग है तब उसके बाद यदि ता और था है, तो जो ये विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सा में। ये वाला शा हमने कर लिया, अब ये वाला सा हम कर रहे हैं। इसका नियम क्या है, इसके नियम में वो कहता है यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद ता और था है, तो हमारी जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, सा में। देखिए यहाँ पर हमें जो शब्द रखा है नमहा धन ते। अब देखिए विसर्ग से पहले तो हमें रखा है माँ यानी आ आएगा यहाँ पर, उसके बाद रखा है ता। रूल क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि ता है तो जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा सा में, था है तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा सा में। तो हमें ता दे रखा है, तो हम विसर्ग को किसमें परिवर्तित कर देंगे, सा में। सा में कैसे, आधे सा में। अगर इसके बाद स्वर होता तो पूरा सा आता। अब देखिए नम विसर्ग हटा देंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सा, क्योंकि उसके बाद हमें दे रखा है ता। तो ये हो जाएगा हमारा नमः धनते नमस्ते। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम ये रूल रेगुलेशन करते हैं उसके बाद भी हमें कई ऐसे शब्द मिलते हैं जो अपवाद होते हैं, जो रूल से थोड़ा अलग हटके होते हैं, उसके बाद भी वो हमारे उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा है दु धन साहस। अब देखिए रूल में तो वो क्या कहता है हमसे, रूल में तो कहता है कि विसर्ग के बाद यदि ता और था है तो हमारा सा हो जाएगा, पर यहाँ विसर्ग के बाद प्लस के बाद सा, ता और था नहीं है, बल्कि क्या है सा, तो भी जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सा में। देखिए ये दु धन साहस यहाँ पर बन जाएगा दु साहस। इसे बोलते हैं हम अपवाद, कि नियम है उसके बाद भी कुछ जगह पे हमें वो
नियम से अलग चीजें मिल जाती हैं। ये नियम नंबर 5 था। अब नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 में बोल रहा है कि विसर्ग का लुप्त किस तरह से वो होता है। वो कह रहा है यदि हमें प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद छा मिल जाए तो हमारा जो छा है वो परिवर्तित हो जाता है चा में। और ये वाले दोनों उदाहरण हम लोग व्यंजन संधि में भी कर चुके हैं, बस अंतर ये था व्यंजन संधि में विसर्ग नहीं था, व्यंजन में इसमें विसर्ग है। देखिए वो कह रहा है छा से पहले प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद छा होना चाहिए, तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में। अब देखिए प्लस से पहले विसर्ग दे रखा है और प्लस के बाद छा दे रखा है, तो हमारा ये नियम यहाँ पर लागू हो गया। तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा हमारा चा में। देखिए अनु अनु अनुधन छेदता, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए छत्रधन छाया दे रखा है, विसर्ग है प्लस से पहले विसर्ग प्लस के बाद छा, प्लस से पहले विसर्ग प्लस के बाद छा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में। तो ये हो जाएगा हमारा छत्र छाया। इस तरह से इसी में नियम नंबर 2 में, छठे में ही पहला नियम ये था, दूसरे में ही बोला छठे के दूसरे नियम में कि यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद रा है, तो जो विसर्ग से पहले जो भी स्वर होगा विसर्ग के साथ, तो वो हमारा परिवर्तित किस में हो जाएगा, दीर्घ स्वर में। जैसे ई, ऊ, आओ, आए, तो बड़े स्वर में यानी दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए नी, धन, रो, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या दे रखा है, रा। रूल में क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग के बाद रा दे रखा है तो जो हमारा विसर्ग है उससे पहले जो भी हमें मात्रा होगी, जो भी स्वर होगा, वो दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, परिवर्तित। अब देखिए विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में। निधन रोग का हो जाएगा हमारा नीरोग। इसी तरह से निधन रस को देखिए, विसर्ग के बाद दे रखा है रा, तो जो मात्रा है यानी जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी बड़ा हो जाएगा। तो निधन रस हो जाएगा हमारा नीरस। ये नियम नंबर 6 का दूसरा नियम था। उसके बाद नियम नंबर 7 को देखते हैं। नियम नंबर 7 में वो ये बोलता है कि मैंने आपको बताया ना कि ये वाले सारे हमारे हो गए, ये रहता है। मैंने आपको बताया ना कि कहीं पर हमारा जो विसर्ग है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है, वो परिवर्तन तब नहीं होता है जब विसर्ग से पहले आ दिया हो, विसर्ग से पहले आ दिया हो और प्लस के बाद धन के बाद ख, क, ख, प, फ। ये आपने यही नियम आपने एक नियम में और देखा है। कौन से, नियम नंबर 4 में। नियम नंबर 4 में आप देखिए क, ख, प, फ आ रहा है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। अंतर क्या है जान लीजिए। नियम नंबर 7 में वो विसर्ग से पहले बोल रहा है आ हो और प्लस से पहले विसर्ग से पहले आ, प्लस के बाद क, ख, प, फ है, तो हमारा जो विसर्ग है वो परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा परिवर्तित नहीं होगा। क्यों, प्रातः धन काल कह रहा है, विसर्ग से पहले आ दे रखा है विसर्ग से पहले आ, और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ दे रखा है, विसर्ग के बाद का दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रातः काल। ऐसे ही हम लिख देंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर रजह धन कर्ण। अब देखिए विसर्ग से पहले जाए, जा में क्या छुपा है हमारा, आ छुपा है। उसके बाद दे रखा है कर्ण, प्लस से पहले विसर्ग से पहले आ, प्लस से पहले विसर्ग से पहले आ। अब प्लस के बाद धन के बाद का दे रखा है, रूल में दे रखा है का, तो किस में रहेगा वो, विसर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रजेदन कर्ण। अब देखिए मैंने आपको बताया नियम नंबर 7 और नियम नंबर 4 दोनों आपको एक जैसे लगेंगे। विसर्ग के बाद दे रखा है क, ख, प, फ, तो विसर्ग वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर दे रखा है तो विसर्ग जो श में चेंज हो गया है। क्या अंतर है इसमें, अंतर इसमें ये है कि यहाँ प्लस से पहले ये व्यंजन दे तो रखे हैं, पर उससे पहले जो स्वर दे रखा है वो दे रखा है आ। यहाँ पर उससे पहले जो स्वर दे रखा है वो दे रखा है ई और ऊ, ई और ऊ। तो ये हमारा अंतर है, इसलिए यहाँ से षटकोण हो रहा है, वो विसर्ग वैसा का वैसा ही है।
तो दोस्तों आज हमने संधि की क्लास में जो आखिरी और अंतिम संधि थी हमारी विसर्ग संधि वो देखी। उसमें हमने ये जाना कि विसर्ग संधि क्या होती है। यदि दो वर्णों के मेल में जो पहला वर्ण है वो विसर्ग है तो वो हमारी विसर्ग संधि। उसके अंतर्गत हमने ये 7 नियम जाने किस तरह से हम जो विसर्ग है उसको हम ओ, श, सा, रा और विसर्ग में परिवर्तित करते हैं। जिसमें से मैंने आपको पहले रूल में बताया, यदि विसर्ग से पहले छोटा अ है उसके बाद घोष वर्ण है तो विसर्ग हमारी ओ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे मैंने आपको बताया कि अ और अ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर है और उसके बाद आ, उ, ओ है, घोष वर्ण है और अंतस व्यंजन है, तब हमारा ये जो विसर्ग है वो परिवर्तित किसमें हो जाता है, रा में। तीसरे नियम में मैंने आपको बताया, यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है उसके विसर्ग के बाद हमारा चा, छा और शा है तो जो हमारा विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाता है हमारा शा में। इसी तरह से नियम 4 में मैंने बताया कि क से पहले विसर्ग, प्लस से पहले यानी धन से पहले विसर्ग है, उससे पहले ई, उ है और उसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ है तो हमारा जो विसर्ग है वो किसमें, शा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद नियम नंबर 5 में हमने पढ़ा कि जो प्लस है यानी जो धन है उससे पहले विसर्ग है और ठीक उसके बाद ता और था है तो हमारा जो विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। और कहीं कहीं पर अपवाद है कि उसके यहाँ पर ता था नहीं है, उसके बाद भी जो विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है, ये जो अपवाद इसमें नहीं है, अपवाद हमारी बाकी संधियों में भी है कि रूल रेगुलेशन है और हमें बताया गया है कि किसके अनुसार और किस तरह से हमें संधि करनी चाहिए। पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो रूल से थोड़े अलग हैं, उसके बाद भी वो संधियों में आते हैं, जैसे ये दूधन साहस है। उसके बाद नियम नंबर 6 में वो कहता है कि विसर्ग का लोप या वो लुप्त कहाँ पर होता है। अब यदि विसर्ग के बाद छा है तो जो ये विसर्ग है उसके बाद तो छा से पहले यदि विसर्ग है या विसर्ग के बाद छा है तो जो विसर्ग है हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, चा में। जैसे हमने यहाँ कहा था अनुधन छेद, अनुच्छेद, छत्रधन छाया, छत्र छाया। फिर दूसरे नियम में बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद रा है, प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद रा है तो जो हमारा विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ स्वर में। जैसे हमने यहाँ करा नी धन रोग तो इस पे दीर्घ स्वर लग गया, नीरोग हो गया। ऐसी नी धन रस तो बड़ा स्वर लग गया तो ये क्या हो गया, नीरस। नियम नंबर 7 में हमने पढ़ा, यदि प्लस से पहले विसर्ग और प्लस विसर्ग से पहले छोटा अ है और प्लस के बाद क, ख, प, फा दे रखा है तो हमारा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विसर्ग जो है वो ज्यों का त्यों आ जाता है। तो आज की क्लास में हमने संधि में इतना जाना। तो आज हमारी संधि समाप्त हो गई है। इसमें हम देख लेते हैं कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए वो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। वो पूछता है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। पहले ऑप्शन में बोलेगा वो समास, दूसरे में बोलेगा उपसर्ग, तीसरे में बोलेगा प्रत्यय, चौथे में बोलेगा संधि। तो हम जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। इसी तरह से वो आपसे पूछेगा कि जो संधि है हमारी उसके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की होती है या कितने भेद होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। वो आपको ऑप्शन में दे देगा 1, 3, 2, 4। तो हम जानते हैं कितने होते हैं संधि के भेद, 3। उसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो यड़ संधि है वो कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। इस तरह से पूछ सकता है आपको। या वो ये पूछ सकता है कि जो स्वर संधि है इसके अंतर्गत कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, इस तरह से। या वो आपसे ये पूछ सकता है कि जब भी हम दो स्वरों को मिलाते हैं, दो समान जाति के स्वरों को मिलाते हैं तो उस स्वर को हम क्या कहते हैं, उस संधि को। तो उस संधि को हम जानते हैं, हम क्या कहते हैं उस संधि को, हम उस संधि को कहते हैं दीर्घ संधि। यदि
उसी संधि में हम अन्य वर्ण जोड़ दें, जैसे इससे मैंने जोड़ दिया ई, और हमें उसी की इसमें या इसमें से कोई एक वर्ण प्राप्त है, तो वो हमारी होती है वृद्धि संधि। यदि हमने दो अलग अलग वर्ण लिए, हमने ये अलग वर्ण लिया, ये अलग वर्ण लिया, उसके बाद तीसरा हमारा अलग वर्ण निकलता है, तो वो हमारी कहलाती है गुण संधि। इस तरह से हमने संधि करी थी, तो वो इस तरह से पूछ सकता है। या वो आपको कोई भी एक शब्द दे देगा, जैसे उसने आपको दे दिया एक शब्द मनोरथ, आपको एक शब्द दे दिया मनोरथ, और वो आपसे पूछ लेगा ये जो मनोरथ शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तीन ऑप्शन दे देगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, या कोई भी नहीं। तो आपको पता है जो मनोरथ है वो कौन सी संधि का है, वो विसर्ग संधि का है। या फिर वो आपको ये मनोरथ दे देगा और वो आपसे बोलेगा कि मनोरथ की सही संधि क्या है, तो वहाँ यहाँ पर वो आपको चार अलग अलग ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि जो मनोरथ है उसकी सही संधि क्या है। तो आपको पता है जो मनोरथ है उसकी सही संधि है मन है धन रथ, वो आपको इस तरह से दे सकता है। वो आपको दे सकता है मनो धन रथ, इस तरह से दे सकता है। वो आपको दे सकता है मनहा धन रथ। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि ये हलंत लगा है कि नहीं लगा है। तो इन सारी चीजों में हमें पता है कि जो हमारी पहली है वो संधि हमारी सही है। तो मतलब तीन चार तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधियां आती हैं, या एक कोई शब्द दे देगा पूछेगा ये कौन सी संधि है बताइए, या एक शब्द दे देगा उसका सही संधि विच्छेद क्या है ये पूछ लेगा, या वो आपको संधि विच्छेद दे देगा और चार ऑप्शन देगा और बोलेगा कि ये जो संधि विच्छेद है इसका सही संधि क्या है। तब ऑप्शन में आपको वो एक मनोरथ भी देगा, उसके अलावा तीन अलग अलग ऑप्शन और देगा। तो आपको बताना होगा जो मनोरथ है वो उसका सही संधि है। तो इस तरह से वो संधि में से प्रश्न पूछता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है, और आज हमारी जो संधि है वो समाप्त हो चुकी है। संधि का टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच गया क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें नियम